हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक टॉपिक साइक्लोट्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में भी पूछता है, अदर कंपटीशन में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर आधारित एक डिवाइस होता है, एक मशीन है। इस मशीन को सबसे पहले E.O. लॉरेंस तथा M.S. लिविंगस्टन ने 1934 में अपने न्यूक्लियर रिसर्च के कार्य के लिए इस मशीन का आविष्कार किया, बनाया उन्होंने। इससे आज हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में दूसरा जो पार्ट होगा इसका पूरा हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कण अथवा आयनों को उच्च ऊर्जा देकर त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कण अथवा आयनों को उच्च ऊर्जा देकर और त्वरित किया जाता है। उच्च ऊर्जा देकर, ठीक है, और इसको एक्सेलरेट किया जाता है। जैसे किसी भी सब्सटेंस में अगर हमको कोई पार्टिकल को भेजना रहा, जैसे न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर इतना आसान नहीं होता है किसी चीज को भेजने के लिए। न्यूक्लियर में किसी कण को भेजने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, उसमें हाई एनर्जी देना पड़ता है। क्योंकि न्यूक्लियर जो होता है, देखिए यहां पे इस बात को पहले समझ लीजिए कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कण अथवा आयनों को उच्च ऊर्जा देकर, हम लोग पढ़े हुए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², माने काइनेटिक एनर्जी जो हो इसमें उच्च त्वरित करना, तो यानी कि v को हाई करना पड़ता है, माने जितना अधिक वेग होगा तभी हमको मिलेगा। अब इसमें हम बात करते हैं इस चैप्टर की, एक कहानी की जगह समझ ले हम लोग कि किसी भी न्यूक्लियर में अगर हम आवेशित कण या आयन, जैसे ड्यूटेरियम हुआ है ना, प्रोटॉन हुआ, इस सबको आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन को हम अधिक ऊर्जा देकर उसको इसमें नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, ड्यूटेरियम या प्रोटॉन, इस तरह से कण होते हैं, उन्हीं को त्वरित करके भेजा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तो है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए कौन सा प्रोसेस हमको चाहिए, कैसे हम किसी आवेशित कण को अधिक से अधिक ऊर्जा दें ताकि उसमें वेलोसिटी अधिक से अधिक हो, जिसके कारण वो अधिक एक्सेलरेटेड हो जाए, यानी उच्च त्वरण प्राप्त कर ले। ठीक है,
सवाल उठता है कि अगर केवल हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी आवेशित कण को रखते हैं तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, किसी भी कण को एक्सेलरेशन नहीं देता है, वो एक्सेलरेट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी आवेशित कण को रख दें तो उसमें वेलोसिटी वो नहीं देगा, उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि किसको करें। तो हमारे पास एक और अब रास्ता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा साधन है। तो पहले हम देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है। अगर यहां एक प्लेट रखते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट है, अगर इसमें किसी आवेशित कण को रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस आवेशित कण पर एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स का नाम कितना होता है, वैल्यू QE होता है। तो QE जब होगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m। तो F का वैल्यू यहां कितना है, QE/m आ जाएगा। तो इस आवेशित कण पर एक्सेलरेशन इतना होगा। ठीक है, अब ये बात होता है, एक चीज हमको देखिए, हमको चाहिए क्या चाहिए, हम लोग पढ़े हुए हैं कि V² = U² + 2AS। अब सवाल उठता है कि इसमें तो फोर्स लग रहा है और ये एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां देखिए वेलोसिटी और यहां एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है इससे, तो अगर हम यहां देखिए ध्यान से कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां सपोज कर लो कि यहां पे हम इसे सपोज कर लो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट यहां लगा दिए। ठीक है, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां जोड़ दिए। जब 10,000 वोल्ट, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके हिसाब से 10,000 वोल्ट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इसका तो डिस्टेंस तो एक सीमित हो गया, यहां d डिस्टेंस है। ठीक है, यहां तो हाई स्पीड हो रहा है इसका, लेकिन क्या हम 10,000 वोल्ट को, इस प्लेट को अगर इतना बढ़ा देते हैं तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो याद होगा आपको कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो यहां स्पीड कम हो जाएगी। जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। तो फिर हमारा प्रश्न जो हम चाहते थे कि उतना ही वोल्ट पर हमको अधिक से अधिक वेलोसिटी मिले ताकि एक्सेलरेशन जो हो अधिक से अधिक हो, तो यह हमारा गलत हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस कम करते हैं तो ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, फोर्स अधिक लग रहा है और स्पीड बढ़ रहा है, जिसके कारण त्वरण अत्यधिक हो रहा है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम होते जाएगा, वेलोसिटी कम होगा, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो इससे हम लोग एक ऐसा सजेशन लेना चाहते हैं, एक ऐसा सुझाव लेना चाहते हैं, एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहते हैं कि डिस्टेंस हमारा वही का वही रहे। ठीक है, और पार्टिकल को अधिक से अधिक हम लोग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि ये जो था आपका, तो इसी में हम क्यों ना पार्टिकल को ऐसे ले जाएं, फिर ऐसे ले जाएं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, इसी में राउंड अप करें, इसी में घुमाएं। फोर्स उतना ही मिल रहा है, वेलोसिटी उतना ही दे रहा है, एक्सेलरेशन हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको एक और फॉर्मूला याद है, U + AT। यहां देखिए टाइम भी हमको चाहिए, तो जितना अधिक देर तक, जितना टाइम अधिक एक्सपेंड करेगा इसमें, उतना इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता रहेगा, इसमें टाइम अधिक रहना चाहिए इसमें।
पार्टिकल को अधिक से अधिक टाइम इसी में इतने ही दूर में मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से देख लेते हैं। तो यह तरीका जो होता है, इसके लिए यह लॉरेंज ने और एंगस्टीन ने यह उपाय सोचा कि हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं एक साथ, तो हमारा यह तरीका और यह हमारा मशीन जो है साकार हो जाएगा। ठीक है, एक ही स्थान पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हो जाए। और हम लोगों ने एक चीज निकाला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमारा यह डिवाइस जो है इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा और वहां पे हमारा यह उच्च ऊर्जा से वो जो आवेशित कण है या आयन है अधिक से अधिक त्वरण प्राप्त कर लेगा, जिसके चलते वो टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो आज देखेंगे इसको, हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, बनावट। कंस्ट्रक्शन है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या है, आज केवल हम लोग देख रहे हैं इसके बनावट के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अब देखिए लॉरेंज और एंगस्टीन ने इसके लिए एक छोटा, और ये मशीन जो होता है छोटे पैमाने पर होता है। ठीक है, सबसे पहले अपने भारत में 1956 में मेघनाथ साहा ने इसे बनाया था, जिसका वो मशीन का साइज 56 इंच का था, है ना। सबसे पहले 1956 में साइक्लोट्रॉन अपने भारत में बना था। ठीक है, अच्छा, ये 1934 में लिविंगस्टन और लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने, दोनों ने एक साथ मिलकर इसको बनाया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि दो मेटल का डब्बा सेमी स्फीयर के रूप में, अर्ध वृत्त के रूप में, क्या बोलते हैं, वृत्तकार, जिसको स्फीयर, गोला, अर्ध गोला के रूप में रखता है। कटोरा देखे हो अपने यहाँ, उसी के शेप में इस तरह से देखिए, ये और एक इधर से ये, इसको हटा देते हैं, ऐसे समझिए। ये चूंकि डी आकार का होता है ना, इस तरह से ये बनावट होती है।
ये अंदर ये खाली कटोरा जैसे दिखाई देगा ये और ये, ठीक है। ये आपका दो डी शेप का दिखाई दे रहा है, डी अंग्रेजी के बड़ा अक्षर डी के जैसा, इसलिए इसका नाम होता है डी। चूंकि ये दो है इसलिए इसमें एस लग गया, डीज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डीज। ये एक मेटल का चेंबर होता है, ठीक है। और यहां पे एक सोर्स लगाते हैं हम लोग, सोर्स आयन का या चार्ज पार्टिकल का यहाँ होल रहता है, नीचे रखते ऐसे रखे हुए हैं, नीचे हम लोग ये खाली जगह है, ठीक है, अलग अलग रखे हुए हैं इस तरह से, और नीचे सोर्स। सोर्स का मतलब जैसे हीटर देखे हो, हीटर जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उससे हम लोग चार्ज पार्टिकल का सोर्स हम लोग उसको मान सकते हैं, उससे उसके नीचे रख देते हैं, ठीक है, उसमें से आयन निकलते हैं, ठीक है। कुछ दिन के बाद देखते हो कि तुम्हारा जो हीटर है उसका तार खराब हो जाता है, यानी कि सारा आयन उसमें से निकल जाता है, कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग सोर्स मानते हैं, उसमें से निकलता है। अब देखिए इसे हम यहां पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहां पे एक ऑसिलेटर लगाते हैं, ऑसिलेटर दोलन यहां लगाते हैं, ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर माने चेंज होते रहता है अपने आप, और इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर से देखिए, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक मैग्नेटिक, तो यहां हम लोग रखते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक, डी हो गया, यहां पे एक प्लेट लगाते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, और यहां पे एक प्लेट लगाते हैं जो साउथ प्लेट है, और इसे एक ग्लास के ट्यूब में बंद कर देते हैं, वैक्यूम होता है ना, इसे वैक्यूम कर दिए, बंद कर दिए इसको, ठीक है। यहां देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये नॉर्थ, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा ये इस तरह से होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां इसका सिद्धांत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे हम यहां पे स्विच को ऑन करेंगे, ये स्विच को ऑन किए, है ना, जैसे तो यहां से सप्लाई जाएगा, तो ये चेंबर जो है अपने आप, ये जो है ऑसिलेटर, ये एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये निगेटिव, मानकर चलिए कि अभी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में, अब देखिए इस चेंबर के अंदर हम लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी खोखले वस्तु में, किसी भी खोखले प्लेट के अंदर, चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। किसी भी खाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और खोखला है, अंदर से खोखला है, अब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर आ जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके अंदर एक खोखला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ये बाहर वाला में
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड भी बना हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें है। तो जहां पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन स्ट्रेंथेबल, माने मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वहां मैग्नेटिक फील्ड का कोई चलती नहीं चलती है, वहां पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम करेगा। तो यहां देखिए, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस भाग में, ये तो बाहरी भाग है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करने देता। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो हमारा सोर्स ऑफ पार्टिकल है जिसे हमें एक्सलेट करना है, उसे ये क्या करेगा, उसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगा दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस, ये जो चार्ज है इसमें आ गया, यहां पे आ गया, और जैसे इसमें आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां शून्य है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड काम करना इस पर शुरू करता है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड तुरंत इसको ऐसे घुमा दिया, घुमाकर यहां ला दिया, जैसे ला दिया तब तक ये जो है अपने आप चेंज हो गया। अब ये प्लस था, ये चेंज हो गया, पहले ये प्लस ये माइनस, अब क्या हो गया, ये चेंज हो गया, चेंज हो गया तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, यानी कि यहां भी चेंज हो गया, ये प्लस और इधर हो गया माइनस, यानी कि इसका डायरेक्शन अब ऐसे हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया। अब इस पार्टिकल को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फिर फोर्स लगाया इधर डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और ये आपको यहां से ऐसे फिर यहां पर भेज दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह पार्टिकल फिर यहां मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां शून्य, मैग्नेटिक फील्ड काम करना शुरू कर दिया, यानी कि ये फिर इसको ऐसे मोड़ दिया तो फिर इसका ये चेंज हो गया, चेंज हो गया तो ये इधर ये ऐसे ही कंटिन्यू करते रहता है, और यहां पे एक विंडो बनाते हैं, और ये विंडो से ये पार्टिकल टारगेट यहां लिखा रहता है जिसमें, है ना, ये टारगेट से बाहर विंडो से निकल जाता है और न्यूक्लियर में पास करा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको कि यहां पे ये एक मेटल का चेंबर डी शेप का होता है, बीच में खाली रहता है, इस तरह से रख देते हैं, यहां पे सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल को, यहां से चार्ज पार्टिकल को या आयन को हम लोग निकालते हैं, और यहां पे मैग्नेटिक प्लेट लगा देते हैं जिसके कारण यह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उत्पन्न करेगा। यहां 10,000 वोल्ट लगाते हैं, और यहां पे एक ऑसिलेटर लगा देते हैं जो कि अपने आप कंटिन्यू सेकंड में 10,000 बार वो चेंज होगा अपने आप, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से वो चेंज होता रहता है, ठीक है, अपने आप चेंज होगा। तो पहला जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो है, ये स्फीयर सेमी स्फीयर है, तो इसमें जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस चार्ज पार्टिकल को ढकेल के इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड काम करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसे ऐसे घुमा देती है और घुमा के फिर ढकेलता, तब तक ये चेंज हो गया प्लस से माइनस की और इधर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये कंटिन्यू रहता है आपका, और इस तरह से हमें उच्च ऊर्जा देकर और हम लोग हाई स्पीड से एक्सेलरेशन देकर हम लोग उस न्यूक्लियर में या जो टारगेट लिए रहते हैं, इस प्रकार से हमारा यह एक मशीन तैयार होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। ओके, फिर इसके बाद हम लोग आगे इसके एप्लीकेशन सिद्धांत वगैरह के बारे में कंस्ट्रक्शन करेंगे। आज के लिए आप लोग इतना बार बार देखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कैलकुलेशन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।